वजन 63 किलोग्राम, कद 5 फुट 7 इंच, पंच की ताकत, हैवीवेट चैंपियन द ग्रेट मोहम्मद अली के बराबर। वो 1 इंच के फासले से मुक्का मारता था और तख्ता तोड़ देता था। वो अपने फन का जादूगर था। वो मार्शल आर्ट्स का माइकल जैक्सन था। उसने सिर्फ 4 फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया, लेकिन उसके बाद दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री का हर एक्शन हीरो उस जैसा बनने की ख्वाहिश लेकर सेट पर आया। आज के बड़े बड़े एक्शन हीरोज उसकी फिल्मों में एक्स्ट्रा आया करते थे। वो सिर्फ 32 साल जिया और भरपूर जवानी में अपने सारे ख्वाब पूरे करके अचानक मर गया। आखिर इस 5.5 फुट के इंसान में ऐसा क्या था कि चंद बरस के कैरियर में वो जमाने पर ऐसी धाक बिठा गया कि दुनिया में शायद ही कोई हो जो ब्रूस ली को ना जानता हो। मैं हूं फैसल वड़ाइज और देखो सुनो जानो कि वो कौन था सीरीज में हम आपको हांगकांग के जादूगर मार्शल आर्ट किंग ही की कहानी दिखा रहे हैं। ब्रूस ली को अजमत यूं ही नहीं मिली थी। सिर्फ इन 2 बातों से अंदाजा लगाएं कि वो कितनी जान तोड़ मेहनत करता था। एक ये कि वो प्रैक्टिस के दौरान मार्शल आर्ट्स का आम पंचिंग बैग इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि उसका पंचिंग बैग हैवीवेट बॉक्सर्स के बैग्स से भी हैवी होता था। शायद यही वजह थी कि वो बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली कले से वजन में भले आधा था, लेकिन उसके घुंसे में ताकत मोहम्मद अली के पंच के बराबर ही थी। दूसरी बात यह कि वो एक हाथ के 1 अंगूठे और 1 उंगली को इस्तेमाल करते हुए पुशअप्स लगाया करता था। वो मार्शल आर्ट्स मास्टर था, हांगकांग का स्ट्रीट फाइटर था, लेकिन उसने एक कागज के टुकड़े पर लिखा था कि वो हॉलीवुड का सुपरस्टार फनकार बनेगा, और ऐसा फनकार जिसका मुआवजा सबसे ज्यादा होगा। ये उसकी तमन्ना थी और ये ख्वाहिश उसे विरसे में मिली थी। कहते हैं बच्चे वालिदैन की नसीहत पर अमल नहीं करते, बल्कि उन्हें देखकर अपनी आदतें बनाते हैं और शौक पालते हैं। तो ब्रूस ली के वालिद एक अदाकार थे जो अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में अदाकारी का ख्वाब पूरा करने ही के लिए आए थे, लेकिन सारी तगोदों के बावजूद वो एक औसत दर्जे के स्टेज एक्टर से ज्यादा तरक्की ना कर सके। 1940 में ब्रूस ली की पैदाइश से सिर्फ 3 माह बाद वो सैन फ्रांसिस्को का चाइना टाउन छोड़कर हांगकांग वापस आ गए, लेकिन हांगकांग में भी वो कोई ज्यादा नाम पैदा ना कर सके। मगर हाँ, बाप का ये शौक जल्द ही ब्रूस ली के दिलो दिमाग में सरायत कर गया। वो अक्सर अपने वालिद के साथ सेट पर चला जाता। इस जाने का नतीजा ये निकला कि सिर्फ 6 साल की उम्र में ब्रूस ली ने एक फिल्म में अदाकारी भी कर ली। फिर यह सिलसिला चलता रहा और 18 साल की उम्र तक वो तकरीबन 20 चाइनीज फिल्मों में अपने जौहर दिखा चुका था। वो सिर्फ अदाकारी ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो डांस का भी रसिया था। उसने हांगकांग के मशहूर डांस कंपटीशन हांगकांग चाचा चैंपियन में हिस्सा लिया और चैंपियन बना भी। ब्रूस ली छोटी छोटी कामयाबियां समेट रहा था, लेकिन उसका बाप मुतमईन नहीं था। वजह यह थी कि उस वक्त का हांगकांग आज के हांगकांग की तरह तरक्की याफ्ता नहीं था। दूसरी जंग अजीम अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुई थी, जिसकी तबाहकारियों ने शहर का भुरकस निकाल दिया था। गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से चोरबाजारी और दंगा फसाद मामूल की बात। गलियों में गुंडों और बदमाशों के गैंग्स घूमते थे और एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। शायद इसीलिए मार्शल आर्ट्स वहां का मकबूल तरीन खेल, शौक और किसी हद तक नौजवानों की जरूरत भी था। इसे फख्र की अलामत समझा जाता था और ब्रूस ली भी इसी समाज का हिस्सा था। उसकी भी आए रोज सरपटोल होती रहती थी। इसीलिए उसके वालिद ने ब्रूस ली को मार्शल आर्ट्स सिखाने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक मास्टर के पास भेजा जिसका नाम था इप मान। यह मार्शल आर्ट्स की टेक्निक वांग चेंग का माहिर था। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स के अव्वलीन दावपेच और बारीकियां इसी से सीखी थी। इप मान के अलावा वांग शिंग लेंग भी ब्रूस ली का उस्ताद था। ट्रेनिंग के साथ अब ब्रूस ली की महारत बढ़ रही थी और साथ में झगड़ों की तादाद भी। कई बार मामला पुलिस तक पहुंचा। एक बार तो पुलिस ने ब्रूस ली के वालिद को आखिरी वार्निंग दी कि अब अगर ब्रूस ली की लड़ाई हुई तो वो इसे गिरफ्तार कर लेंगे। ब्रूस ली के वालिदैन इस मौके पर वाकई परेशान हो गए। उनके ख्याल में वो अपने बेटे को मार्शल आर्ट्स लड़ाई के लिए नहीं, खेल और बचाव के लिए सिखा रहे थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि ब्रूस ली को दंगे फसाद के माहौल से दूर भेज देना चाहिए। सो उन्होंने ब्रूस ली को अमेरिका में अपने एक अजीज के पास वाशिंगटन भेज दिया, जहां उसका एक छोटा सा होटल था।
ब्रूस ली दिन में तालीम हासिल करता और शाम को इसी होटल में काम करता। वो अमेरिका में फ़लसफ़े और आर्ट की आला तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन उसके क्लास फेलोज उसकी तालीमी काबिलियत से ज़्यादा उसके मार्शल आर्ट्स से मुतासिर होते थे। चाइनीज़ कंग फू वैसे भी दुनिया भर में मकबूल था, तो बहुत से अमेरिकी ब्रूस ली से कंग फू सीखने की फरमाइश करने लगे। ब्रूस ली अब इतना समझदार हो गया था कि उसने इस ऑफर को बिजनेस में बदल लिया। उसने तालीमी इदारों में कंग फू सिखाना शुरू कर दिया और एक ऐसे ही इदारे में उसे एक लड़की मिली। ये लड़की थी लिंडा एमरे। लिंडा को ब्रूस ली और ब्रूस ली को लिंडा इतने पसंद आए कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, लेकिन रास्ते में जालिम समाज हायल हो गया। वो यूं कि लिंडा अमेरिकी थी और ब्रूस ली चाइनीज। चीनी वालिदैन अमेरिका में और अमेरिकी खानदान चीनियों में रिश्ता जोड़ना नापसंद करते थे, लेकिन मोहब्बत रस्म और रिवाज कहाँ देखती है। ब्रूस ली और लिंडा ने कोर्ट मैरिज कर ली, छुपकर, चुपचाप, और समझे कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन असल में कुछ ही दिन बाद सबको पता चल चुका था। वो यूं के कानून के मुताबिक जब भी कोई कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट लेता है तो अदालत उसे सर्टिफिकेट देने से पहले एक दिन यह खबर अखबार में भी छपवाती है। यह बात उन दोनों को नहीं मालूम थी, इसलिए जब उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट लिया तो भांडा फूट गया। उनकी खुफिया शादी की खबर अखबारों में इश्तिहार की सूरत छप चुकी थी और सारा जहान पढ़ चुका था। When you apply for a marriage license, then they publish it. जैसे ये खबर सब तक पहुंची वैसे ही लिंडा के घर वालों तक भी पहुंच गई। वो सख्त नाराज हुए, लेकिन अब इस रिश्ते को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था, सो उन्होंने कबूल कर लिया। लेकिन ब्रूस ली के घर वाले ज्यादा नाराज थे, सो वो चंद महीनों बाद मान गए। लेकिन अब घर वालों से कहीं ज्यादा उसके हम वतन उससे नाराज हो गए। मगर इनकी नाराजगी की वजह उसकी शादी नहीं थी, बल्कि कंग फू की तरबियत थी। हुआ यह कि ब्रूस ली ने कैलिफोर्निया के शहर ऑकलैंड में कंग फू की तरबियत देना शुरू कर दी थी। यहाँ बहुत से चाइनीज रहते थे और वो इस बात को बहुत बुरा ख्याल करते थे कि एक चाइनीज आर्ट यानी कंग फू चाइनीज के अलावा किसी दूसरी कौम को सिखाया जाए, क्योंकि ये एक बहुत खुफिया टेक्निक थी और इसकी हिफाजत चाइनीज ने सदियों की थी। उन्होंने ब्रूस ली को ये आर्ट सिखाने से रोकना चाहा, लेकिन ब्रूस ली नहीं माना, जिसके जवाब में उसे चीनी रवायत के मुताबिक चैलेंज कर दिया गया। एतराज करने वालों ने ब्रूस ली को चैलेंज दिया कि तुम हमारे सबसे बड़े कंग फू मास्टर वोंग जैक मैन से मुकाबला करो। अगर तुम जीत गए तो भले कंग फू सिखाते फिरना, लेकिन अगर हार गए तो सब उस्तादी शागिर्दी बंद। ब्रूस ली के लिए यह खेल था, वो लम्हों में मान गया। मुकाबला शुरू हुआ। ब्रूस ली ने 3 मिनट में अपने मद्दे मुकाबिल को पछाड़ दिया। वो जीत तो गया, लेकिन इस फतह पर वो खुश नहीं था, बल्कि कुछ मायूस था, परेशान सा था। उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। I was present at that fight. I had such confidence in Bruce's ability. वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके ख्याल में उसे ये मुकाबला चंद सेकंड में जीत लेना चाहिए था। 180 सेकंड तक मुकाबला चलना उसकी नजर में एक कमजोरी थी। अपने ख्याल को उसने अमल के कालिब में ढाला। उसने इस जीत से वो सबक सीखा जो आम तौर पर लोग हार से भी नहीं सीखते। उसने खुद को परफेक्ट करने के लिए मजीद मेहनत शुरू कर दी। कहते हैं 2000 मुक्के, 1000 किक्स, 8 किलोमीटर की दौड़ और 24 किलोमीटर की साइकिलिंग उसकी डेली रूटीन थी। ब्रूस ली की बीवी के मुताबिक वो जुनूनी हो गया था। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते वो हर वक्त जिस्मानी मुशक्कत ही में लगा रहता। यहां तक कि बाज़ औक़ात अपनी बीवी को भी कोई चीज़ थमाकर खड़ा कर देता कि ज़रा यहीं रुको, मुझे एक ख़ास एंगल से एक ख़ास दाव आजमाना है। लेकिन ये सब कुछ इतना हैरत अंगेज नहीं था जितना हैरत अंगेज उसका 1 इंच पंच था। ये 1 इंच पंच क्या था? अमेरिका में लॉन्ग बीच कराटे टूर्नामेंट होता था 1964 में। ब्रूस ली ने पहली बार वहां जाकर अपने फन का मुजाहरा किया। यहां जिस चीज से लोग दंग रह गए वो उसकी 2 नाकाबिले यकीन महारतें थीं। एक ये कि वो 2 उंगलियों से पुशअप्स लगाता था। दूसरी चीज 1 इंच पंच थी। ब्रूस ली सिर्फ 1 इंच के फासले से पंच मारता और एक अच्छा भला तंदुरुस्त इंसान दूर जा गिरता। इसी तरह वो सिर्फ 1 इंच के फासले से मुक्का मार के लकड़ी का तख्ता तोड़ देता था। ये 1 इंच पंच ब्रूस ली की इजाद थी और नहायत ही हैरत अंगेज थी, क्योंकि बज़ाहिर 1 इंच के फासले से इतनी कुव्वत जमा नहीं की जा सकती। आज भी फिजिक्स और एनाटॉमी के माहिरीन इस बात की एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि ब्रूस ली
सिर्फ 1 इंच के फासले से इतनी ताकत कैसे जमा कर लिया करता था। दरअसल वो पूरे जिस्म से ताकत जमा करता था, जिसका आगाज उसके पांव से होता था और फिर ये सारी तवानाई प्रैक्टिस से अपने हाथ में ले आता था। 1 इंच पंच को मार्शल आर्ट्स की सबसे हैरानकुन मूव कहा जाता है। उस वक्त ब्रूस ली सिर्फ 24 साल का था, लेकिन इससे 1 इंच पंच जैसी हैरानकुन मूव सीखने के लिए एक दुनिया बेताब हो चुकी थी। मार्शल आर्ट्स का ये बेताज बादशाह अपने खेल का इतना बड़ा मास्टर था कि मार्शल आर्ट्स के चैंपियंस तक ब्रूस ली के बाकायदा शागिर्द थे या वो इसके साथ ट्रेनिंग करते हुए इससे सीखते रहे थे। इनमें से 3 एक्सपर्ट थे, जो लुइस, चक नॉरिस और माइक स्टोन। ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स की जिस फील्ड का माहिर था उसे विंग चेंग कहते थे। कहा जाता है कि ब्रूस ली ने बेशुमार किताबों और अपने तजर्बात से एक नई मार्शल आर्ट्स टेक्निक निकाली थी जिसे वो जीत कुंडो कहता था। In Cantonese, जीत कुंडो, the way of the intercepting fist. इस नई फील्ड में ब्रूस ली ने रेसलिंग, फेंसिंग, बॉक्सिंग और दूसरे बहुत से आर्ट्स को यकजा कर दिया था और इसने अपने 3 शागिर्दों को ये आर्ट सिखाने की इजाजत भी दी थी। ऐसे ही दोस्तों को फन सिखाते और सीखते ब्रूस ली की मंजिल करीब आ रही थी। 1965 में उसे हॉलीवुड के लेजेंडरी 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो की तरफ से कॉल आई। यह कॉल ऑडिशन के लिए थी। असल में हुआ ये कि जब लॉन्ग बीच कराटे टूर्नामेंट हो रहा था तो एक शख्स जो 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो में हेयर ड्रेसर था वो भी वहीं मौजूद था। वो ब्रूस ली की जादूगरी से इतना मुतासिर हुआ था कि उसने फॉक्स स्टूडियो में जाकर इसके बारे में बहुत सी बातें लोगों को बताई, जिससे मुतासिर होकर एक प्रोड्यूसर डोजियर ने ब्रूस ली को ऑडिशन के लिए बुला लिया। My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. I'm 24 right now. बदकिस्मती से इस ऑडिशन का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि जिस सीरीज के लिए उसे बुलाया गया था वो अभी बहुत लेट थी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि ब्रूस ली का चंद बड़े प्रोड्यूसर्स और 1-2 हॉलीवुड स्टूडियोज में हल्का सा तारुफ फैल गया, जिसका पहला फायदा आइंदा साल सामने आया। 1 साल बाद एक टीवी सीरीज द ग्रीन हॉर्नेट के नाम से आ रही थी जिसमें ब्रूस ली को साइड हीरो का रोल मिल गया। इसमें ब्रूस ली के किरदार का नाम कैटो था। इस दौरान 2 ऐसे मसले सामने आए जो ब्रूस ली का कैरियर शुरू ही में खत्म कर सकते थे और दोनों मसले बहुत दिलचस्प और हैरानकुन थे। एक तो यह था कि ब्रूस ली की फिल्म कैमरों से नहीं बन पा रही थी और बनती भी कैसे कि वो कैमरे इंसानों को शूट करने के लिए बने थे और ब्रूस ली ठहरा छलावा। उसके एक्शन इतने तेज होते थे कि कैमरा उनको फोकस नहीं कर पाता था, इसलिए उसके एक्शंस धुंधले या ब्लर रिकॉर्ड होते थे। यह मसला डायरेक्टर्स के लिए दर्द सर था। He is so fast and he's in black and you're never going to see him. इसका हल यह निकाला गया कि ब्रूस ली से दरख्वास्त की गई कि वो अपने एक्शंस जरा कम रफ्तार से अंजाम दे, मसलन पंच और किक की रफ्तार थोड़ी कम रखे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रूस ली के पंच और किक्स की असल रफ्तार उसके फिल्मी एक्शन से कहीं ज्यादा थी। दूसरा मसला इससे ज्यादा परेशान कुन साबित हुआ यूं कि इसी दौरान ब्रूस ली के एक दूसरे कैरेक्टर रॉबिन से लड़ाई होना थी और स्क्रिप्ट के मुताबिक ब्रूस ली को यह फाइट हारना थी। ब्रूस ली को यह बात किसी तौर कबूल नहीं थी कि वो हार जाए, भले ये फिल्म ही हो। उसने ये सीन फिल्माने से इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा उसने रॉबिन को असली लड़ाई का चैलेंज भी दे डाला। प्रोड्यूसर्स ने ब्रूस ली को कायल करने की कोशिश की कि वो स्क्रिप्ट के मुताबिक चले, लेकिन ब्रूस ली जिसके हॉलीवुड कैरियर का अभी आगाज ही हुआ था वो नहीं माना। आखिरकार स्क्रिप्ट को बदला गया और यह लड़ाई ड्रा पर खत्म हुई। इस सीरीज में ब्रूस ली के साथी अदाकार बताते हैं कि रॉबिन ब्रूस ली से हकीकत में घबराया हुआ था। वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन इस सीरीज की सबसे अहम बात जानते हैं क्या थी? वो ये कि यह सीरीज एक फ्लॉप सीरीज थी। अमेरिकियों को पसंद नहीं आई ये, इसीलिए एक ही सीजन के बाद इसे खत्म कर दिया गया। ब्रूस ली जिसे अपने ख्वाब की पहली झलक नजर आई थी, एक बार फिर बेरोजगार हो गया। बेरोजगार तो वो हो गया, लेकिन फिर भी उसके पास अब एक सीरीज का तजर्बा था, भले नाकाम ही सही, लेकिन तजर्बा तो था और ये सबूत भी कि वो एक अच्छा एक्शन एक्टर है। इसी बुनियाद पर उसने नई फिल्मों में हीरो आने के लिए कोशिश जारी रखी। लेकिन मसला ये था कि उस दौर में हॉलीवुड की प्रोडक्शंस में किसी एशियन को सेंट्रल रोल नहीं मिलता था और इसकी सीधी सी वजह थी रेटिंग।
यहां तक कि उस वक्त हॉलीवुड ने एक फिल्म में चंगेज खान का किरदार भी किसी मंगोल या चीनी अदाकार से नहीं, एक अमरीकी ही से करवाया था। तो ब्रूस ली के लिए दरवाजे तकरीबन बंद हो चुके थे। Unfortunately, such thing does exist in this world. और तो और फिल्म के शौक में उसने अपने वो स्कूल्स भी बंद कर दिए थे जहां वो मार्शल आर्ट्स या कंग फू सिखाया करता था। अब मार्शल आर्ट्स के इस बेताज बादशाह के पास ना तो कोई काम था और ना जेब में पैसे। हालांकि अब उसकी ज़रूरतें बहुत बढ़ चुकी थीं। लिंडा से उसके 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा ब्रेंडन ली और छोटी बेटी शैन ली। ऐसे में उसको एक सियाने दोस्त ने मशवरा दिया कि अगर तुम हॉलीवुड स्टार्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दो तो काम बन सकता है। ब्रूस ली उस वक्त तक मार्शल आर्ट्स में अपनी धाक बिठा चुका था, सो उसने स्टार्स की कोचिंग शुरू कर दी। जेम्स कॉबरन, स्टीव मैकवेन इन्हीं अदाकारों में शामिल थे। इसके अलावा इसी दौरान उससे स्पोर्ट्स स्टार्स भी कोचिंग लेने लगे, जिनमें एक बड़ा नाम बास्केटबॉल के 7 फुट लंबे खिलाड़ी करीम अब्दुल जब्बार का भी है। जिंदगी के 4 साल मजीद गुजर गए। वो 29 साल का हो चुका था और इसी दौरान उसे जिंदगी का सबसे बड़ा धचका लगा। वो सुबह के वक्त एक्सरसाइज कर रहा था। कहते हैं उसने वार्म अप किए बगैर वजनी बारबेल उठाया तो कमर का एक मोहरा दब गया, जिसकी वजह से वो किसी भी जिस्मानी मुशक्कत से माजूर हो गया। डॉक्टर्स ने उसे कह दिया कि अब तुम कभी मार्शल आर्ट्स की परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। लेकिन ब्रूस ली ने डॉक्टर्स की पेशगोई एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। उसने कुछ दिन आराम किया और फिर हर एहतियात बालाए ताक रखते हुए भरपूर एक्सरसाइज शुरू कर दी, जैसे वो पहले किया करता था। कमर की तकलीफ के साथ ये मुशक्कत आसान नहीं थी, इसलिए ये चंद माह ब्रूस ली पर बहुत सख्त गुजरे। ताहम ब्रूस ली पर भी जुनून सवार था। उसने भी जिस्मानी मुशक्कत की इंतहा कर दी। कहते हैं कि ब्रूस ली इंसानी जिस्म की इंतहा ही देखना चाहता था और फिर हैरानकुन तौर पर वो चंद ही हफ्तों में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। बल्कि मार्शल आर्ट्स के माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि ब्रूस ली की कारकर्दगी उसकी बीमारी के बाद पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। कारकर्दगी बेहतर हो गई थी, लेकिन हॉलीवुड में उसे अच्छा काम नहीं मिल रहा था। वो महज फाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर ही जगह बना पा रहा था, मगर ऐसे में ब्रूस ली के एक फैसले ने उसे सुपर हिट बना दिया। ब्रूस ली वहीं से सुपरस्टार बना जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। फिर वो दिन भी आया जब उसने अपने एक साथी फनकार को राह चलते कहा, शायद अब ब्रूस ली ना रहे। उसने ऐसा क्यों कहा? उसकी मौत एक पुरअसरार और मुतनाज़ कहानी थी जिस पर आज भी सवालात के पर्दे पड़े हुए हैं। ब्रूस ली की बायोग्राफी का अगला हिस्सा देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुनिया किसे फाशिस्ट के नाम से जानती है और हिटलर किसको अपना गुरु मानता था, तो यहाँ टच कीजिए और कायनात के अजीम राज इस वीडियो में आपको नजर आएंगे।